हमें उम्मीद है कि फैसल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अली बुखारी साहब, आज के फैसले के अहम नुकात क्या हैं? देखें अरशद भाई, इसमें एक सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था और 8 हफ्तों को इनफैक्ट ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें 4 क्वेश्चन रेज किए गए थे और अगर आप डिटेल ऑर्डर पढ़, क्योंकि डिटेल ऑर्डर तो नहीं, शॉर्ट ऑर्डर एक आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी इसके अंदर कि जो वोट डिफेक्टिव क्लॉज उसको हम कहते थे बेसिकली, और उस ECP में भी आपने देखा उसके अंदर बड़ा थॉरली आर्गूमेंट्स हुए और आज भी उसके अंदर फाइनलाइज होकर और वो फिक्स हुआ फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर। तो जो आपके जिन मुनहरफ अराकीन जिनको हम कहते हैं अगर लैंग्वेज में, तो उनकी वोट जो है वो काउंट नहीं होगी। दिस इज़ वेरी मच क्लियर जी एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये 189 आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं और कोई भी लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना पॉइंट ऑफ लॉ को डिस्कस करती है, दैट इज़ द बाइंडिंग इनसाइड द पाकिस्तान। कोई भी फोरम है, कोई भी कोर्ट्स हैं, कोई भी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाती है। सो उसके तहत तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो 4 क्वेश्चन रेज किए थे उनमें से एक उन्होंने कहा जो लाइफ टाइम इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, होगी नहीं होगी, कितना अर्सा होगी, वो तो पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने रेफर कर दिया। सेकेंडली आ गया इसके अंदर जो एक क्वेश्चन था वो लास्ट वाला 4 था, वो एज फार एज दिस शॉर्ट ऑर्डर इज कंसर्न वो तो एड्रेस नहीं हुआ उसके अंदर। वो कौन सा पॉइंट एड्रेस? वो इसके अंदर जो 4 क्वेश्चंस थे, मैं 1 बाय 1 अगर आपको वो चेक करें। राजा अब्बास साहब, आज के फैसले में क्या अहम क्या है आज के फैसले के? देखिए अरशद साहब, सबसे अहम नुकात अभी आपने कहा कि इसके इफेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री होंगे। इसके न सिर्फ इफेक्ट्स होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी काफी अरसे तक चलते रहेंगे इस पूरे सिस्टम में, बिकॉज इसने एक सिस्टम को जिसको कहते हैं ना डिरेल हुआ था, उसको एक डायरेक्शन दे दी है। वो डायरेक्शन ये दी है कि जो अहम तरीन पॉइंट है इसमें वो है कि क्या इनकी काउंट होगी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है, फाइनेंशियल बिल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आज डिसाइड कर दिया कि जनाब ये जो आपका वोट है, ये वोट आपकी पार्टी का वोट है, ये वोट आपके जमीर का वोट नहीं है, ये वोट आपके लोटा क्रेसी का वोट नहीं है, ये वोट सिंध हाउस का नहीं है, ये वोट पंजाब के होटलों का वोट नहीं है, पार्टी का वोट है। और पार्टी का वोट जो सा है वो आपने देना है पार्टी की जो पार्लियामानी हेड की डायरेक्शंस है उसके ऊपर, और वो इधर उधर नहीं जा सकता। और इन केस अगर आप ये वोट कास्ट कर देते हैं तो फिर वो वोट किसी भी तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उसका पूरा पर्पस ही डिफेक्शन क्लॉज का फेल हो जाता है कि 2 महीने इलेक्शन में 6 महीने रह गए हैं और आप डिफेक्ट कर जाएं, भले से अगले इलेक्शन का आपको दूसरी पार्टी टिकट भी देती है, पैसे भी देती है। तो इन ऑर्डर टू कर्ब दिस मैनेज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई शानदार जजमेंट दी है। अब इस जजमेंट का जो बहुत सी जगह पे बात हो रही है कि जैसे कि जनाब क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये क्या कोई सिर्फ ओपिनियन है, तो आपके तवसत से लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जजमेंट जोन सी है, ये ओपिनियन जोन सी है, ये ऑर्डर, ये एक इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये उन्होंने एक जजमेंट दी है जिसमें 3 पिटीशंस को होती है। आर्टिकल 184(3) आर्टिकल 184(3) के तहत एक डिक्लेरेशन दी जाती है। वो डिक्लेरेशन उन्होंने क्या दे दी? दे हैव डिक्लेयर्ड कि जो वोट्स होंगे ऐसे डिफेक्टर्स के वो काउंट नहीं होंगे। आर्टिकल 187 को उन्होंने इन्वोक किया, उसमें उन्होंने कहा जो हमारा ऑर्डर है, जब हम एक प्रोसीडिंग्स में लीगल में ऑर्डर करते हैं, दैट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट, और उसको तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदारे हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त एक ऑर्डर पास किया गया था कि नेशनल असेंबली की भी वोटिंग होने दे और दीगर भी, बट उसके साथ एक कंडीशन लगा दी थी, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन। अब ये वो तमाम चीजें रिवर्ट भी हो सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस सब्जेक्ट टू डिसीजन होगा। अब वो डिसीजन आ गया है। तो अब जो ये अहम नुक्ता है, ये किस हवाले रिवर्स कैसे हो सकती हैं चीजें? देखिए प्रेयर थी इस हवाले से, कोई इसके हवाले से जब अटॉर्नी जनरल साहब आए थे और वहां पे एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि जनाब इनकी गिनती के बारे में बताया जाए कि ये काउंट होगा या नहीं होगा, इनका स्टेटस क्या होगा, क्या स्पीकर इनको काउंट करेगा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा था हम किसी को वोट डालने से तो नहीं रोक सकते, बट उस वोट की जो सैंक्टिटी है या लीगैलिटी है, दैट वुड बी सब्जेक्ट टू दिस डिसीजन। नाउ द डिसीजन इज देयर एंड डिसीजन सेज कि ये काउंट नहीं हो सकता। अब बहुत सी जगह पे बात हो रही है क्या ये नेशनल असेंबली तक सिर्फ महदूद है? नहीं, आर्टिकल 63 ए कहता है जो
जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं या उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो मैं उसकी तरफ भी आता हूं। मैं फैसल चौधरी साहब आपसे भी जान लूं, इसके आपके ख्याल में कौन से अहम नुकात हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अर्शद, इसमें पहली दो इंटरप्रिटेशंस आई हैं। एक मेजॉरिटी इंटरप्रिटेशन है जो कि पर्पस फुल इंटरप्रिटेशन है, जो कि आर्टिकल 63A के उस मकसद को सामने मद्देनज़र रख के की गई है, जिसकी वजह से आर्टिकल 63A डाला गया था। बड़ी चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की। 90 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब उनकी आई पहली गवर्नमेंट 18 महीने चलने दी गई और उन्हीं के जो मेंबरान हैं उनको ख़रीद करके उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट डिफीट हो गई थी, लेकिन पूरी हुकूमत शेक हो गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आई। तो फिर ये दोनों पार्टियों ने इसमें जो है रोकने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, रोड क्रॉसिंग, ये उसका मकसद था। जो मिनॉरिटी का व्यू है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब इसमें दो चार चीज़ें बड़ी अहम हैं मेरी ओपिनियन के मुताबिक। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती और टाइम पीरियड स्पेसिफाई आर्टिकल 63(1)P के तहत नहीं करती, ये लिखा गया है इसमें कि आर्टिकल 63A को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। दैट मीन्स एसेंशली कि आर्टिकल 62 और 63 के साथ ये पढ़ा जाएगा। और आर्टिकल 63A की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इस वक्त समीउल्लाह बलोच केस के तनाजुर में वो लाइफ टाइम के लिए है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कहा है कि ये आप अपना आपका मामला है, आप क्योंकि इसमें टाइम पीरियड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए देना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। लेकिन अगर जब तक नहीं होती तब तक ताहयात ना अहली। अंडर आर्टिकल 189, आई होप ऑल माय फॉलोअर्स विल एग्री, अंडर आर्टिकल 189 समीउल्लाह खान बलोच के जो 5 मेंबर जजमेंट है वही लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त होगा। और अगर आइसोलेशन में 63A को नहीं पढ़ना और 63 के साथ फिर लाजमी तौर पे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर तो उसकी जो तनाजुर में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कैन एंटेल। दूसरी बात यह है कि इसमें जो, अगर आपको याद हो, इसका मैं क्रेडिट देता हूँ आपको, 9 मार्च को 2022 को जब ये सारा मामला 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस का आया, तो ये सवाल आप ही के प्रोग्राम में उठाया गया था कि क्या मुनहरिफ अरकान के वोट डाले जा सकते हैं। उसमें मेरी और अहमद पंचोटा साहब की ये बिल्कुल फर्म राय थी कि ऐसे वोट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह मेरी इसमें ओपिनियन जो ये थी, क्योंकि डेक्लेरेशन जो है अगर आ जाए पार्टी हेड की तरफ, until it is held otherwise by the election commission, which it did, तो नहीं, इसमें वोट काउंट नहीं हुआ, उसकी वजह से वो वोट काउंट नहीं हो सकते थे, कभी भी नहीं। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहर साबित कर दी कि हाँ, रिगार्डलेस के पार्टी हेड उसके क्या करता है, वो वोट काउंट नहीं हो सकते। इसका इफेक्ट क्या होगा? अब कहा जा रहा है, मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूं और मुझसे ये सवाल कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस का रास्ता बंद हो गया। नो कॉन्फिडेंस का रास्ता नहीं बंद हुआ। नो कॉन्फिडेंस आज भी उसी तरह मौजूद है। पार्टियों के मेंबर खरीद के नो कॉन्फिडेंस करने का रास्ता बंद किया गया है। दूसरी पार्टियों का जो माल है वो खरीद के जो आप ये सारी बाजार सजाते हैं, उसका रास्ता बंद किया गया है। उसका आइडियल, और ये एक वर्ड आपने इसमें पढ़ा होगा, कैंसर का। ये वुकला महाज केस में, उससे पहले ख्वाजा अहमद तारक रहीम केस में, ये सारी चीजें इसी अल्फाज में डिस्कस हुई, बल्कि उसमें वीस कहा गया है, वाइस भी जिसको कहते हैं, यानी कर्स जो है इसको कहा गया। और इसको मोस्ट डिटेस्टफुल एक्शन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट का, ये अदालतों ने डिक्लेयर किया है। और इसका जो अब इफेक्ट्स होंगे, उसका पहला जो निशाना बनता नजर आ रहा है वो पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट पे मैं आता हूं जरा, क्योंकि वहां भी कानूनी मुशावरत हो रही है। सलमान अली साहब, आपके ख्याल में इस फैसले में कौन से अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं और उसके हमारी सियासत पे क्या असरात होंगे? देखें अर्शद साहब, इसमें पहले तो पैरा 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखने वाला है। उसमें इन्होंने जो 63A का जो प्रोसेस चल रहा है फॉर डिफेक्शन ऑफ द डिफेक्टिंग मेंबर्स, जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन या डी सीटिंग है, उसको उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है फ्रॉम कि वो वोट को कास्ट करना या करना, उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, दे आर इररेलेवेंट एज फार एज जो वोट कास्ट हुआ है उसकी हद तक। जो वोट कास्ट होगा, अगर वो अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन होगा, अगर वो डायरेक्शन इशू हुई है एज पर आर्टिकल 63A, अगर वो कास्ट
वोट काउंट नहीं होगा। सो अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो वोट कास्ट हुए और जो काउंट हुए, क्योंकि मैं ये देख रहा था जो साथ इसमें सीपीज फाइल हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस, उसमें मेरे ख्याल से, मैं आई एम नॉट श्योर, कि जो वोट करने का जो वोट जो हो रहे थे उसको भी चैलेंज किया गया था कि ये वोट ना हो प्रोसेस एज इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 63A की जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी। तो मेरे ख्याल से जो वोट कास्ट भी हुए हैं पंजाब असम्बली के भी, अगर वो वॉयलेशन में हुए तो मेरे ख्याल से उनकी जो लीगल वैलिडिटी है, जो सैंक्टिटी है, वो अंडर डाउट है, वो अंडर क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से इवन द इलेक्शन ऑफ द सीएम इज अंडर क्लाउड्स। इसमें बहुत बड़ा और सबसे जो ये ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का या डायरेक्शन है? ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर है क्या? मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 186 एडवाइजरी ओपिनियन होता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हिजबा बिल केस था 2005 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर बेंच ने होल्ड किया कि जो एडवाइजरी ओपिनियन है वो भी बाइंडिंग है। लेकिन इसमें देखिए आखिरी पैरा में साथ साथ लिखा हुआ है ये आर्टिकल 187 की जुरिस्डिक्शन भी कोर्ट एक्सरसाइज करी है, प्लस जो सीपीज फाइल हुई थी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 184(3). सो ये कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है 186, 184(3) और 187। सो इट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट। ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ये जजमेंट भी है, ये डिक्लेरेशन भी है। अब क्या होता अगर ये एडवाइजरी ओपिनियन होता, तो ये अगर कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते फॉर इंस्टेंस, फिर क्या होता, आप दोबारा कोर्ट में जाते और आप कहते जी इनको कहें ये बाइंडिंग है इनके ऊपर, कोर्ट फिर डिक्लेरेशन देता ये आप पे बाइंडिंग है। लेकिन अब कोर्ट ने क्योंकि ऑलरेडी कह दिया है ये 184(3) के नीचे डिक्लेरेशन है, तो दैट मींस कि ये अब साथ अपने अंदर बाइंडिंग इफेक्ट भी ले आ रहा है और इन वॉयलेशन ऑफ दैट ऑर्डर फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आप तीनों भी इससे एग्री करते हैं इस इंटरप्रिटेशन से या मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन? नहीं, ये ऑर्डर है, बाइंडिंग है? it is binding upon all रियासती इदारे ऑफ पाकिस्तान। अच्छा साहब, इसमें मैं आपको including including from president, which is the head of the state, from there to an ordinary bureaucrat who is serving in the smallest office of the country. These orders are binding. और इसका और इलेक्शन कमीशन पे भी इलेक्शन कमीशन, स्पीकर, गवर्नर, वजीर आजम, वजीर आला, चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज, यू नेम एनी पोस्ट। और अगर इससे डिविएशन होगी तो बिल्कुल सलमान साहब ने सही कहा, आर्टिकल 204 इन्वोक होगा, विच कैरीज सीरियस इंप्लीकेशंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। अर्शद, इसमें एक चीज मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह केस लगा था, हनीफ अब्बासी शेख रशीद साहब ने फाइल किया है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 की जो कहती है कि अगर कोई कन्विक्टेड इंडिविजुअल होगा ही कैन नॉट बिकम स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। इसी बेसिस के ऊपर जब शेख रशीद साहब के वकील ने, सजील शहरियार साहब ने मेंशन किया है कि जी 189 पे सर आप पे बाइंडिंग है, तो अतर मिनल्ला साहब ने यही कहा ये जजमेंट तो मेरे पे बाइंडिंग है, तो आई कैन नॉट अलाउ समन हु इज कन्विक्टेड टू बी SAPM। तो वहीं पे उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया, केस पेंडिंग है लेकिन रोक दिया क्योंकि 189 की जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी अली बुखारी साहब बाइंडिंग है, और जो पंजाब के हवाले से अभी फैसला आना है, तो अब इससे हट के फैसला आ सकता है? अच्छा अरशद भाई, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं एंडोर्स करता हूँ फैसल चौधरी साहब ने जो कहा है कि आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है। व्हेन एवर कोई भी डिसीजन आता है, द वर्ड डिसीजन यूज हुआ, उसमें डिसीजन वर्ड यूज हुआ है आर्टिकल 189 में। सुप्रीम कोर्ट जब दे देती है दैट इज द बाइंडिंग इन द होल ऑफ पाकिस्तान। इनफैक्ट उसमें सबॉर्डिनेट भी लिखा हुआ है, कोर्ट्स भी लिखी हुई हैं, सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशंस भी लिखे हुए हैं। तो चौधरी फैसल साहब इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज फार एज ये 189 की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, बड़ी ठीक की है। अब आ जाते हैं सर पंजाब के ऊपर, और मेरा अपना एज अ लॉयर ये व्यू है कि आपके जो सीएम, अभी मैं तो उनको सो कॉल्ड सीएम कहूँगा, जो बैठे हुए हैं, दैट इज अ प्रिटेंडर। और आपको पता है कि उसके एक वर्ड मीनिंग बाय के वो अनलॉफुल सीएम है, जिसको हम एक इस्लाह में ये भी कहते हैं कि जी प्रिटेंडर सीएम या प्रिटेंडर समथिंग। तो वो लीगल टर्मिनोलॉजी में उसका मतलब ये होता है कि नो फोर्स बिहाइंड हिम एज पर लॉ। तो उसके अंदर अब ECP के अंदर जो हमारा केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे रिलेटेड टू दैट, क्योंकि इसी एक मेजर जो इम्पैक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वो बाइंडिंग तो आ गया ऑल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तमाम अदालतों के ऊपर। नाउ द थिंग इज कि आप इलेक्शन कमीशन के पास भी हाई कोर्ट के पावर्स होते हैं, जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की एक्सरसाइज करती है और उस पर बाइंडिंग होगा। इज नॉट अ ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट, इट्स अ कमीशन, इट्स अ क्वासी जुडिशियल पावर्स भी उनके पास आती हैं मेरे अपने व्यू के मुताबिक। लेकिन इशू ये है कि एक चीज जो उनके पास अंडर क्वेश्चन थी
वो डिसाइड कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा ट्रांसपेरेंट अंदाज में सीधा सीधा लिख के दे दिया कि इनकी वोट काउंट नहीं होगी। अब आप पंजाब पे चले जाते हैं, तो अगर पंजाब पे आप चले जाते हैं तो 186 इज द रिक्वायर्ड रेशो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपको वहां पर एमपीज की चाहिए। और जो सिटिंग सो कॉल्ड आपके सीएम बैठे हुए हैं, अगर 197 में से 25 वोट काउंट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इन फील्ड है, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड। ईसीपी ने ये फिक्स किया हुआ फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑफ देयर ऑर्डर। एंड मीनवाइल ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया हुआ था, उसमें क्वेश्चन से किए हुए थे कि ये चार इनको एड्रेस करें, इंटरप्रिटेशन करें। और जैसे ऑलरेडी राज साहब ने भी कहा कि उसके साथ दो और पिटीशंस आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस। दैट्स वाई के 187, 1 आर्टिकल 186 और 184(3) को करके डिसाइड किया गया। और जो चौधरी साहब ने बात की, जो फैसल साहब ने, मैं उसको 100% डोज करता हूं कि ये आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता कि 63 है, अनटिल आप इसको 62 के साथ लेकर नहीं आएंगे। सो दिस इज वेरी मच क्लियर जी। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद आज इस हवाले से हुई है। वफ़े के बाद बात करेंगे कि इस फैसले के बाद हमजा शहबाज की पंजाब की हुकूमत का क्या स्टेटस होगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इस हवाले से कोई खतरा, आज के फैसले के बाद कोई खतरा, बात करेंगे एक वफ़े की। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी फैसला, जिसमें लोटों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तय कर दिया गया कि पाकिस्तानी सियासत में लोटे कैंसर हैं और पाकिस्तानी सियासत को लोटा क्रेसी से, हॉर्स ट्रेडिंग से, वोटों के खरीदो फरोख्त से पाक होना चाहिए। राजा आमिर अब्बास साहब, पंजाब, हमजा शहबाज का मुस्तकबिल इस फैसले के बाद क्या होगा? अच्छा साहब, आपने सबसे पूछा कि इसके चीदा चीदा जो पॉइंट्स थे इस जजमेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक नहीं हाईलाइट हुआ, और वो पॉइंट है कि इस जजमेंट में उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं और कहा है कि अगर पार्टी हेड किसी भी पार्टी का, चाहे वो बाप हो, अगर वो रेफरेंस नहीं भी भेजता इलेक्शन कमीशन को, तो दोज पीपल हु हैव वोटेड अगेंस्ट दैट पार्टी पॉलिसी वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई, वो ऑटोमेटिकली फारिग होंगे, चाहे रेफरेंस, क्योंकि वहां पे रेफरेंस नहीं भेजा गया पार्टी हेड की जानिब से। और ताहयात नहली भी होगी? नहीं, ताहयात का अभी तक क्वेश्चन डिस्कस नहीं है। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसलों का हवाला फैसल चौधरी साहब वो दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि लेट द पार्लियामेंट डिसाइड। पार्लियामेंट ने करना है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है तो ताहयात नाहली होगी। वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच ये एक फैसला दे चुका है, और यही वो फैसला है कि जब ये जजमेंट आ रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन भी डाली हुई है, उसकी राह में रुकावट भी वही फैसला है कि ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड क्वेश्चन है और पार्लियामेंट ने उसको डिसाइड करना है। तो अगर यहां पे वो फैसला दे दें कि जी 5 साल होगी या जितनी होगी, तो फिर वहां पे उनको काफी इश्यूज आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जनाब ये पंजाब असेंबली पे हमजा शहबाज शरीफ, सबसे पहला तो उनको प्रॉब्लम ये होगा कि वो जो उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, क्या वो पैसे वापस होंगे, वो जो जमीर खरीदने के थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने तो नहीं दिए होंगे ना, ये तो अभी प्रूफ तो नहीं आया ना उसका। मैंने ये नहीं कहा उन्होंने बहुत से लोग हैं, अब पता नहीं कौन कौन से हैं, ठीक है, आप भी समझते हैं, काफी प्रोग्राम्स किए हैं आपने। तो अब इसके बाद चलेंगे कि इस जो ये है आर्टिकल 63A डील्स विद बोथ सीएम एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड आर्टिकल 63, ये जो बात रेट्रोस्पेक्टिव वाला, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें उन्होंने डिक्लेरेशन दी है कि काउंटिंग ऑफ वोट, और अगेन आई वुड रिपीट कि ये जो उनकी पिटीशन आई थी, ये तमाम इस प्रोसीडिंग्स से पहले आई थी, और प्रोसीडिंग्स के दौरान उन्होंने ये क्लियरली कह दिया था कि ऑल द डिसीजंस वुड बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दीज पिटीशंस एंड द ओपिनियन। आई वुड अगेन रीइटरेट कि इसमें सिर्फ ओपिनियन नहीं है, इसमें डिक्लेरेशन है, इसमें आपकी आर्टिकल 187 है। तो ये चीजें हमजा शहबाज शरीफ के पास कल इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। ये तो दूर की बात है ना कि जनाब गवर्नर साहब आके कहेंगे कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लें दोबारा से, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सीएम को डी नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन इन द लाइट ऑफ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी भी पावर्स हैं, और वो ये इस फैसले को देखे कि अगर वो 20 या 22 वोट काउंट नहीं होते, वेदर द इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ वो सीएम बन सकते हैं। तो दिस पावर शुड, अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये तमाम चीजें, उसकी आईनी ड्यूटी है, मुतासिर इससे हमजा शहबाज होंगे, आईनी ड्यूटी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, उसकी आईनी ड्यूटी है कि उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस ना सिर्फ किसी नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के कराने हैं, ये तमाम इलेक्शंस उसमें आते हैं।
तो उसमें वो डी नोटिफिकेशन का करें नोटिफाई और कहें कि ये बिल्कुल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके, ही हैज फेल्ड, दीज 22 वोट्स आर आउटस्टेड, 25 वोट हैं पंजाब, 25 वोट को हम वो कर रहे हैं। और बड़ी बात की जा रही है कि जनाब इससे अदम एतमाद खत्म हो गया और इसका ये बड़ा आइन में अदम एतमाद अपनी जगह है, द फैसिलिटी इज अवेलेबल कि आप एतमाद के ऊपर अदम एतमाद करें, लेकिन वो फैसिलिटी है आपकी जो पार्टीज आपके साथ होती हैं, जैसे काफ को ये फैसिलिटी हासिल है, एमक्यूएम को ये फैसिलिटी हासिल है, बाप को ये फैसिलिटी हासिल है, लेकिन उसी पार्टी के किसी पार्लियामेंटेरियन को जिस पे आप टिकट लेके आए हैं इलेक्ट ये में, बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, हमजा शहबाज साहब, इस फैसले के असरात पंजाब हुकूमत पे कैसे आएंगे? सर, पंजाब हुकूमत में इस वक्त पहले तो मैं रिस्पेक्टफुली सीएम का इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, ना ही असेंबली के अंदर होने वाले या आइनी जो इंतखाबात हैं उनका पार्लियामेंट के और लोकल बॉडीज़ के उनका किरदार महदूद है। ये रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन जो कैबिनेट डिवीजन करती है, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, इस पे जो मेरी नज़र में इसका जो वोट काउंट का जो मामला है वो इस वक्त शायद उस तरह से नहीं होगा। इसमें हाँ एक सूरत हो सकती है और वही सूरत जो है वो वे फॉरवर्ड है, उसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं। अदरवाइज फिर आपको ज़रा ग्रेव किस्म की स्टेप्स उठाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो है आर्टिकल 130 रेड विथ आर्टिकल सब क्लॉज 7। उसमें यह है कि जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब सीएम को कह सकते हैं कि क्योंकि in the wake of Supreme Court's judgment and after deletion of those votes, it appears that the CM do not enjoy the majority of the House. So आप एक vote of confidence लें। इस वक्त गवर्नर कौन है पंजाब में? इस वक्त गवर्नर इस वक्त कोई भी नहीं है। एक्टिंग गवर्नर जो है वो परवेज इलाही साहब को नोटिफिकेशन हुआ है। मेरे ख्याल में एक्टिंग गवर्नर का वो चार्ज जल्दी एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद जो गवर्नर साहब हैं उसमें वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का दिन और इजलास वो भी गवर्नर साहब ने देना है कि आप फला दिन फला इजलास में ये कॉन्फिडेंस का वोट लें। अच्छा, कॉन्फिडेंस के लिए और नो कॉन्फिडेंस के लिए जो रेशो है वो सेम है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। सो 186 मेंबर्स चाहिए होंगे माइनस डिफेक्टर्स, माइनस टोटल हाउस या प्रेजेंट? नहीं, टोटल हाउस का, प्रेजेंट का नहीं, टोटल हाउस का 186 मेंबर्स चाहिए होंगे वजीर आला साहब को ऑफिस में रहने के लिए। क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस जो है लाइक नो कॉन्फिडेंस, अगर 186 जो रेशो है सर 134 का क्लॉज 4 उसमें ये भी कह रहा है 130 का क्लॉज 4 प्रोविंशियल असेंबलीज के, और वो आगे जाके shall be held between them until one of them secures a majority of votes of the members present and voting. That regards the election of the CM. Okay. It's not vote of kindly 7 पढ़िए इसका। 7 में गवर्नर कह सकता है, तो गवर्नर अब चौधरी परवेज इलाही अगर बनेंगे तो बतौर स्पीकर ही वो करवाएंगे या डिप्टी स्पीकर? नहीं, वो जो डिप्टी स्पीकर भी करा सकते हैं, बट उनका जो है रोल मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होगा। वो वोट तो काउंट नहीं कर सकते आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अगर स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरराइड करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस है, शायद वो फिर 204 में भी जाए और शहबाज शरीफ पे भी इस फैसले के असरात हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली ये देखा जाता है शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है इस वक्त, फेडरल की हुकूमत जो है वो एक वोट की मेजोरिटी के ऊपर चल रही है। शायद 172 चाहिए, 173 उनके पास है। 3 मेंबर्स सुना है कि वो ऑलरेडी उनसे डिफेक्ट कर गए हैं, यानी उनके साथ नहीं है। अगर वो 3 मेंबर या एमक्यूएम के कुछ मेंबर या बाप के या इवन क्यू लीग के 2 मेंबर्स वो भी विड्रॉ कर लें तो उनकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो 172 नहीं ले सके तो उनके लिए भी फिर इसके साथ अगला स्टेप जो है फिर प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास असेंबली को डिसॉल्व करने के और नया मैंडेट के लिए लोगों को कहने के और कोई चारा नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल क्राइसिस का रिजॉल्व है अल्टीमेट उसको दिया गया है कि जब भी ऐसा कोई क्राइसिस होगा आप इलेक्शन में जाएंगे, फ्रेश मैंडेट लेंगे और एक स्टेबिलिटी देने के लिए नए मैंडेट के साथ एक नई डायरेक्शन में चलें। और एक चीज ऐड करता चलूं कि इसमें जो वो 20 जो पीटीआई के मेंबरान थे जिनको बैकअप के तौर पे रखा हुआ था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर एमक्यूएम हट गई या कुछ, हम इन्हें आगे लाएंगे, नाउ उनकी फायरवॉल लग गई है।
वो आके किसी किस्म का वोट कास्ट नहीं कर और उनकी सकेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन भी अब आगे जाके होनी है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन सब क्लास 2 में तो नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन उन जो अपरेंट उनका था कि हम इनके टिकट से लड़ रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, उस पर डिसीजन। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तो नेशनल असेंबली में जो पीटीआई मेंबर्स हैं उनका मुस्तकबिल और शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल वो भी मुतासर होता है, और कोई भी पार्टी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जैसे फैसल चौधरी साहब ने कहा बाप वाले हो सकते हैं, एमकेएम हो सकता है, काफ लीग के 2 मेंबरान हैं, या तो उन्होंने कहा नून लीग के भी आपने कोई 4 या 5 का है, वो भी डिफेक्ट काफ लीग वाले भी जाएंगे, वोट नहीं देने पहुंच सकते। तो अच्छा साहब, इसमें देखें, अगर फॉर इंस्टेंस प्रेसिडेंट आस्क द प्राइम मिनिस्टर कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उसमें फिर वोटिंग होगी और फिर पार्टी हेड की तरफ से डायरेक्शन आएगी, पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से डायरेक्शन आएगी, आपने इसका वोट करना है कि नहीं करना, अब्सटेन करना है नहीं करना, जो भी है। अगर पार्टी हेड की जो डायरेक्शन है उसकी खिलाफ वर्जी होगी, जो बंदा खिलाफ वर्जी करेगा, एक तो वो डिफेक्शन की तरफ जाएगा और साथ साथ उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब इसमें जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी डिफेक्शन तो नहीं हो सकती, लेकिन जो पीटीआई के जितने एमएनएस हैं वो तो शोर शॉर्ट केस, एक डिफेक्शन का केस होगा और साथ साथ उनका वोट काउंट भी नहीं होगा। दैट मीन्स अगर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका वोट है। अगर दे आर विद पीटीआई के जो डिफेक्ट किए हुए मेंबरान है, इनका मुस्तकबिल क्या है? ये तो आप इलेक्शन कमीशन के केस के बारे में कह रहे हैं, इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट के केस के बाद अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बेसिस पे वोटिंग होती है और वो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट करते हैं तो फिर वोट तो उन्होंने किया नहीं था। हाँ, नहीं वो लेकिन पार्लियामेंट में बैठे हैं, बाकी पार्टी तो, बाहर है। उनको तो भी आप फिर वो देखें, इन्होंने जो केस किया था पीटीआई ने वो 63(1) में किया था कि ये पार्टी छोड़ चुके हैं या रिजाइन कर चुके हैं, किसी और पार्टी की ज्वाइन की है, लेकिन उन्होंने इस केस बेसिस पे केस नहीं किया हुआ कि ये लोग इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन एक वफा लेते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद लीगल सवाल तो बहुत सारे हैं, हुकूमत भी इस पर सर जोड़ के बैठी है, ऑपोजिशन भी अपनी स्ट्रेटजी इस हवाले से बना रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या इलेक्शन की तरफ इसके बाद कोई मूवमेंट होती नजर आ रही है? अली बुखारी साहब, आपको लगता है कि पूरा निज़ाम जो है कोर्स करेक्शन की तरफ जा रहा है और इलेक्शंस होंगे, या कि जो इत्तेहादी हुकूमत कहती है कि रीजना हम सख्त फैसले भी करेंगे और 1.5 साल कंटिन्यू करेंगे, कर पाएंगे? अरशद भाई, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इलेक्शंस होंगे जी, बहुत जल्द होंगे इस प्रेजेंट कंडीशन के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी नेशनल असेंबली के जो डिफेक्टिव मेंबर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने वोट पोल नहीं की, एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है कि वो असेंबली में बैठे हुए हैं, अब वो कौन से बेंचेस पे बैठे हुए हैं? वो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, अपोजिशन बेंचेस पे हैं, उनका स्टेटस क्या है? उन्होंने वोट पोल नहीं की, वो जीत के आए पीटीआई के टिकट के ऊपर, एमएनएस बने वो पीटीआई टिकट पे, पीटीआई के साथ उन्होंने रेजिग्नेशंस नहीं दिए, वो ट्रेजरी बेंच पे बैठे हुए हैं। और अब अगर आप सिंपल इसके अंदर चला जाएं, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें थी कि आपने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो लेना है, और ऐसी पोजीशन के अंदर तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी है, मॉरली भी आपके ऊपर फर्ज हो गया कि आप वो लें, अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, 172 सीट्स लें। अगर आप पंजाब में चले जाते हैं तो 186 पे जाएं। तो ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफेक्टिव हो चुकी हैं इन माई व्यू। तो इलेक्शंस के अलावा, क्योंकि देखें जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो एज अ स्टूडेंट ऑफ आप पॉलिटिकल साइंस देखें तो कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो आपका बेसिक क्राइटेरिया है पॉलिटिक्स का, आपका सारा डेमोक्रेसी का, अब वो जाता है, पावर जो है वो अवाम के पास है। तो इस डिसीजन का, इस सारे जितना भी ये अभी प्रेजेंट कंडीशंस बनी हुई है, इनका हल एक ही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस कराए जाएं, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, ट्रांसपेरेंट हो। बहुत सी चीज़ें जो पहले एम्बिग्विटीज थी लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन होते 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 अब वो एक और तरफ आ चुकी हैं। तो इसके अलावा और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म का भी कोई हल है कि आप इलेक्शंस को आगे लेके जाएंगे तो इट विल बी मोर। साहब, अली बुखारी साहब ने उन 22 मुनर्रिफ अरकान का सवाल उठाया कि वो किधर बैठे हैं, अपोजिशन पे बैठे हैं या गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, बैठे तो पार्लियामेंट में जबकि पूरी पीटीआई बाहर है। इनका स्टेटस क्या है इस हवाले से और इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि अब जो इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं उन्हें फ़ौरन मंजूर किया जाएगा। और ये चूंकि रहेंगे पार्लियामेंट में तो ये इनका कोई अपना पार्लियामेंट्री लीडर वो बनाएंगे और ये एक फिर खिचड़ी बनेगी। और ये जो अभी आज का फैसला है इसका इलेक्शन से कोई डायरेक्ट किसी किस्म का नेक्सस नहीं है। इलेक्शन जैसे बुखारी साहब ने कहा कि होंगे, लेकिन इलेक्शन होना इज़ नॉट इनफ। इलेक्शन किस एटमॉस्फेयर में होंगे, कौन सा इलेक्शन कमीशन के तहत होंगे, कौन सी जो आपकी इंटरम गवर्नमेंट आएगी जो इलेक्शन करवाती है 90 डेज में,
वो कैसे आएगी, किस हिसाब से आएगी, क्या जैसे कि कोई जहाज से लैंड करके शख्स आके बैठ जाए, क्या उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। दीज आर वेरी बेसिक, क्योंकि इलेक्शन होना सिर्फ ये नहीं कि जलसे का नाम है, इलेक्शन होना एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस में अब जैसे नैब का एक आ रहा है बिल, इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का अगर बिल आता है और पास होता है असेंबली से, तो उसके क्या रिपरकशंस है, उसे चैलेंज किया जाएगा। सो देयर आर मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेफ्ट बिफोर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड। अदरवाइज कि जी बस इसी खुशी में कि इलेक्शन हो गए और आपने कहा कि जी ठीक है हम तैयार हैं, नहीं, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी सेटल्ड, और ये सेटल लगता है 20 के बाद ही होंगे, और 20 से पहले ये सेटल भी नहीं हो सकेंगे, और ये मैदान में ही सेटल होंगे, कहीं बैकडोर्स में नहीं सेटल होंगे। और अगर ये बैकडोर्स में सेटल होंगे तो ये बहुत नुकसानदेह होगा। दोबारा से इस पूरे जो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की। फैसल चौधरी साहब, ये जो 22 अरकान कौमी असम्बली में बैठे हैं, पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, पीटीआई असम्बली से बाहर है, वो असम्बली के अंदर है, इनके मुस्तकबिल का फैसला कैसे होगा और कौन करेगा? अरशद साहब, पीटीआई तो मैदान में, ये सारे घरों में बैठे हैं, ये तो बाहर भी नहीं निकल सकते। मैं आपको ये बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये अवाम में भी नहीं जा सकते। इनके इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बड़ी हरी में दिया, वो मेरी एविडेंस जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि कंप्लीट जस्टिस करना होता है, आपको एविडेंस सुनना पड़ता है। बिकॉज उनके खिलाफ जो केस है वो, जैसे बिल्कुल सही कहा सलमान साहब ने, कि वो दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन करने का था, उसकी बुनियाद पर डिफेक्शन थी, ज़ाहिर है उसके लिए एविडेंस रिकॉर्ड करना था। लेकिन मेरी जो समझ में बात आती है, क्योंकि 11 आखिरी तारीख थी और इलेक्शन कमीशन को भी खुद रियलाइज़ नहीं हुआ, वो 14 हमें बता रहे थे कि 14 को हुआ, लेकिन एनीवेज उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैं अपील इसी हफ्ते दाखिल करने जा रहा हूँ, क्योंकि मसरूफ़ थे हम एमपीएस के केस में, वो आज कंक्लूड हो गया है। कल से जो है इसकी अपील तैयार करना शुरू कर देंगे, और इसी हफ्ते में हम सुप्रीम कोर्ट में एमएनएस की डिफेक्शन के लिए वो जो 20 लोग हैं उनके लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो एविडेंस है वो बिल्कुल पड़ी जाएगी। 90 दिन के अंदर उनका भी फैसला हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को देखते हुए जल्दी फैसला करेगी। और देखिए अरशद, बात यह है कि सर हमारा जो जमहूरी निज़ाम है इसकी बुनियाद ही अवाम पे है। हमारा जो आइन है उसका प्रियम्बल भी ये कहता है कि जो ये निज़ाम है ये चोज़न रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए किया जाएगा। कहा जाता है हफीज़ शेख साहब आए हैं शायद को टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को बनाने के लिए, ये इस किस्म की जो लग बातें हैं इसका कोई गुंजाइश पाकिस्तान के आइन में नहीं है, पाकिस्तान के कानून में नहीं है, ना ही इस किस्म की जो बातें हैं, चोचले हैं। केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। केयर टेकर सेटअप 60 दिनों या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के लिए आता है, और इलेक्शन के साथ ही वो एवेपोरेट हो जाता है, और उनका काम होता है कि एक फेयर इलेक्शन कराएं। फेयर इलेक्शन के लिए जो केयर टेकर सेटअप भी लाना पड़ेगा, उस पर भी सबकी जो है एक राय होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी आबादी में ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग आपको ऐसे न मिल सकें कि जो एक अच्छा इलेक्शन भी न करा सकें। सलमान नज़ीर साहब, आईनी और कानूनी बहरान आगे आपको एग्रेवेट होता नजर आ रहा है, खराब होगा? मेरे ख्याल से अरशद साहब एग्रेवेट ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेडलॉक है वो बढ़ेगा। अभी हमदा शहबाज का जो इलेक्शन है उस पर भी 2 व्यूज़ आएंगे। अभी ऑलरेडी अगर आपने देखना है जो पीएमएलएन के लॉयर्स हैं वो अपना व्यू पॉइंट देना शुरू उन्होंने कर दिया। कुछ तो कहते हैं हम पे बाइंडिंग ही नहीं, कोई एडवाइजरी है, फिर वो नीचे जाके पैरा 6 पढ़ा तो समझ आएगी ये बाइंडिंग है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से जो जिस तरह फैसल साहब की इंटरप्रिटेशन है या काफ़ी जो न्यूट्रल लॉयर्स हैं उनकी भी इंटरप्रिटेशन यही ये बाइंडिंग था। मेरे ख्याल से ये काम तो आगे बढ़ना है बिल्कुल। जहाँ तक मैं ये फैसल साहब कह रहे थे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या कोई नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका हमारे आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। सलमान नज़ीर साहब, अली बुखारी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, आप सबके प्रोग्राम शुक्रिया।